हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेपेजियम क्लासेस में। दोस्तों, इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताए थे जो आपके टॉप 30 जो क्वेश्चंस हैं पर्यावरण से रिलेटेड, जो आपके जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में जो सीटेट का एग्जाम में उसमें 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो मैं आपके लिए डेली आपको एक वीडियो लेके आता हूँ। उसमें क्या होते हैं, मैं आपके जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आपको करवाता हूँ। तो जितने भी जो आंसर्स होते हैं उसके मैं पूरे डिटेल से बताता हूँ कि जो उससे रिलेटेड और भी जो आंसर्स, ताकि आपके एग्जाम्स में वहाँ पे पूछे तो आप क्या है वहाँ पे टेक कर सकें। तो चलिए, समय को देखते हुए आज का जो पहला क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं, ताकि जो वीडियो है वो लंबी ना हो। तो पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी, जो शिक्षा होती है, जो शिक्षा की क्या है सबसे बहुमूल्य। तो बहुमूल्य का मतलब क्या है यहाँ पे, प्रीसियस। ठीक है, बहुमूल्य का मतलब यहाँ पे क्या है, प्रीसियस। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रीसियस। तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे आपको कि सेवा है, या फिर वेतन है, या फिर गर्व है, या फिर छात्रों का विश्वास है। दोस्तों, यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है आपका वो है आपका छात्रों का विश्वास। मतलब एक शिक्षा जो होती है, शिक्षा की सबसे बहुमूल्य निधि क्या है, छात्रों का विश्वास। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन जाता है वो डी की तरफ, ये। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है। तो वह क्या है, एक क्या है, सिद्धांत है, कानून है, या फिर खोज है, या फिर मूल संकल्पना है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये मूल संकल्पना है, या फिर खोज है, या फिर कानून है, या फिर क्या है, सिद्धांत है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, सिद्धांत। मतलब क्या है, जो एक परिकल्पना होती है उसको बार बार क्या है, परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है, वो क्या है, एक सिद्धांत है। जहाँ पे आपका राइट ऑप्शन कौन सा जाता है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट है। तो इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं सिद्धांत के बारे में। सिद्धांत के साथ साथ क्या होता है कि प्रायोगिक अनुभव जुड़ा हुआ होता है। जो प्रयोग करते हैं उसी से रिलेटेड क्या होती है, थ्योरीज होती है। किसी परिकल्पना को क्या है, बार बार निरीक्षण व परीक्षण करने के बाद जब इस बात का मान हो जाता है कि जो यह परिकल्पना है, जो परिकल्पना है वो सार्वभौमिक रूप से क्या है, सत्य है, तो यह सिद्धांत का जो रूप है क्या है, ग्रहण कर लेती है। जब ये परिकल्पना होती है, जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो प्रयोग होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सक्सेस हो जाते हैं, तब वो क्या कहलाती है, एक सिद्धांत का रूप ले लेती है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख है, या फिर श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य है, या फिर विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना है, या फिर व्याख्यान एवं श्रुतलेख है। दोस्तों, यहाँ पे जो राइट ऑप्शन जाता है आपका वो जाता है विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। मतलब क्या है, सबसे उपयुक्त विधि पूछा है उन्होंने, तो जो विचार गोष्ठी है एवं कार्य योजना ये सबसे क्या है क्यों है, क्योंकि क्या होता है, जो विचार गोष्ठी होती है एवं कार्य योजना शिक्षण विधि की सबसे उपयुक्त विधि है, क्योंकि इस विधि में क्या होता है, छात्र परस्पर विचारों का आदान प्रदान करके अपने ज्ञान की क्या है, वृद्धि करते हैं। जो छात्र होते हैं, जो शिक्षक पढ़ा रहे होते हैं, तो वो क्या है, अपने ज्ञान का क्या है, आदान प्रदान करके अपने ज्ञान को क्या है, वृद्धि करते हैं। यह विधि क्या है, शिक्षा की कृत्रिम वातावरण को समाप्त करने और शिक्षा को जीवन से संबंध स्थापित करने हेतु महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो आपका राइट ऑप्शन है वो थर्ड। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि हर बार ये क्वेश्चन यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो पूछा है कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। ऑप्शन दिया है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और हीलियम, और दिया है मीथेन। तो यहाँ पे जो ग्रीन हाउस गैस है वो कौन सी है, यहाँ पे जो हीलियम है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो जो ग्रीन हाउस गैस होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, मतलब क्या है, जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, गैस ग्रह के वातावरण या जलवायु की परिवर्तन और अंततः भूमंडलीय वाष्पीकरण होता है उसके लिए क्या होती हैं, उत्तरदायी होती है। इनमें सबसे ज़्यादा जो उत्सर्जन होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है। मतलब जो ग्रीन हाउस गैस होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, ग्रीन हाउस गैस के बारे में यहाँ बात करें, CO2 हो गई, और CFC हो गई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और जलवाष्प हो गया, और ओजोन जो O3 है वो भी क्या है, आपकी ग्रीन हाउस गैस है, O3। ओजोन को क्या है, O3 से रिप्रेजेंट करते हैं। इन गैसों का जो उत्सर्जन होता है आम प्रयोग के लिए क्या है, उपकरणों जैसे फ्रिज, कंप्यूटर और जो स्कूटर होते हैं, कार आदि से इनकी जो गैसें हैं ये निकलती होती हैं। तो इन्हें क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो CFC है फ्रियोन गैस भी बोला जाता है, CFC को क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो राइट ऑप्शन जाता है वो
हीलियम, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने पूछा था ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण का मापक किस इकाई से करते हैं? जो ध्वनि प्रदूषण होती है उसको मापक किससे करते हैं? जूल से करते हैं, डेसिबल से करते हैं, या फिर न्यूटन से करते हैं, या फिर नैनो इकाई से करते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है आपका डेसिमल। जो डेसिमल होती है ध्वनि प्रदूषण मापने का एक यंत्र होता है। जो ध्वनि प्रदूषण होता है मतलब क्या है, 80 या इससे अधिक का जो शोर होता है, श्रवण शक्ति मतलब सुनने की जो क्षमता होती है वो कानों को नहीं होती है, मतलब अप्रिय लगती है। जो आवाज़ क्या होती है, अप्रिय लगती है। 80 डेसिमल, 80 डेसिमल से जो अधिक की जो आवाज़ होती है वो कानों को अप्रिय लगती है। इसके लिए क्या है, 25 से 30 डेसिमल ध्वनि पर्याप्त होती है। तो 5 डेसिमल की जो ध्वनि होती है अत्यंत मंद होती है, और जो 5 डेसिमल की ध्वनि होती है बहुत मंद होती है, और जो 75 डेसिमल की जो ध्वनि होती है वो क्या होती है, तेज होती है। मतलब 80 से ज़्यादा की जो ध्वनि होगी वो क्या होगी, हमारे कानों को अप्रिय होगी। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन जाता है आपका बी की तरफ जाता है, मतलब जो बी ऑप्शन यहाँ पे क्या है, सही है। मतलब उन्होंने पूछा था कि ध्वनि का मापन किस इकाई से करते हैं, तो किससे करते हैं, डेसिमल से करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसकी आकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? निम्न में से किस आकृति का निर्माण क्या है, हिमानी द्वारा हुआ है? तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे, लैपीज, या फिर वी आकार की घाटी, या फिर यू आकार की घाटी, या फिर जलप्रपात। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है आपका वो यू आकार की घाटी। जो यू आकार की जो घाटी है उससे क्या हुआ है, हिमानी जो आकृति हैं उनका क्या है, निर्माण हुआ है। तो जो आपका राइट ऑप्शन है वो आपका सी ऑप्शन सही है। थोड़ा हम इसके बारे में जान लेते हैं कि जो हिमानी होती हैं, जो यू होता है, यू आकार की घाटी, इसका तात्पर्य क्या है? यू आकार की जो घाटी है इसका जो निर्माण है हिम नदों के द्वारा हुआ है, और जो इसका नामकरण अंग्रेजी वर्ड वाला के क्या यू से लिखा गया है, यू से, ठीक है, किससे, यू से, जिससे इस घाटी की जो आकृति मिलती है। अपर्दन, जब क्या होता है, मिट्टी का कटाव होता है, अपर्दन के कारण इनके जो दोनों सिरे होते हैं काफ़ी क्या है, समानांतर एवं अंत्योत्तर ढाल वाले बन जाते हैं। मतलब क्या है, अंत्योत्तर इस शेप के क्या है, ये बन जाते हैं, इस शेप के बन जाएंगे, अंत्योत्तर ढाल वाले, यहाँ से इस तरफ ये ढाल वाले क्या हैं, बन जाते हैं। तो जैसे ही क्या होगा, ये ढाल बनेगा तो जलप्रपात क्या है, एक प्रमुख प्रवाही जल, मतलब एक नदी, जो नदी है अपरदनात्मक स्थल रूप है। तो जो क्या, इसको क्या बोला जाता है, यू आकार की घाटी। नेक्स्ट, ताकि वीडियो लंबा ना हो इसके लिए क्या है, मैं थोड़ा सा कम एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ। अगला, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ताप्ती, या फिर नर्मदा, या फिर सुवर्ण रेखा, या फिर सिंधु नदी। दोस्तों यहाँ पे जो राइट ऑप्शन जाता है आपका सुवर्ण रेखा। जो सुवर्ण रेखा नदी है, ये जो नदी है तो कहाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जो सुवर्ण रेखा के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जो सुवर्ण रेखा मतलब स्वर्ण रेखा नदी क्या है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? झारखंड राज्य में बहने वाली क्या एक पहाड़ी नदी है जो सुवर्ण रेखा है ये, ठीक है। जो सुवर्ण रेखा है वो कौन सी क्या है, यहाँ पे वहाँ पे बहने वाली नदी है। कहाँ पे बहने वाली? झारखंड राज्य में। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है आपका ये, तो ये कहाँ है स्थित है? झारखंड में स्थित है। अगर वो क्वेश्चन में पूछे कहाँ स्थित है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा वहाँ पे, झारखंड में स्थित है। यह क्या है, रांची नगर से 16 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में। रांची से क्या है, 16 किलोमीटर, मतलब क्या है, रांची से 16 किलोमीटर क्या है, दक्षिण पश्चिम में स्थित नगड़ी गांव में क्या है, रानी चुआ नामक स्थान से निकलती है। अगर पूछे कहाँ से निकलती है तो रानी चुआ नामक स्थान से निकलती है। रानी चुआ नामक स्थान, ठीक है, रानी चुआ नामक स्थान से निकलती है। और ये क्या है, इसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो अगला क्वेश्चन है जो यहाँ पे राइट ऑप्शन है आपका वो सी सही है। नेक्स्ट दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और साथ ही साथ यदि आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, अगर पहली बार आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा, मेरा भी मोटिवेट रहेगा। ये जो आपके लाइक और सब्सक्राइब होते हैं इन्हीं से क्या है मुझे मोटिवेट मिलता है, ताकि मैं क्या है आपके लिए एक अगली वीडियो लेके आ सकूँ। ठीक है दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका कि जो मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम से पूछा गया था अभी पिछली बार कि जो मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है। तो कौन सा शहर कहलाता है यहाँ पे,
तो ये कहलाता है आपका भोपाल या फिर उज्जैन या फिर इंदौर या फिर ग्वालियर। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जाता है आपका भोपाल। जो भोपाल है, भोपाल शहर को जो मध्य प्रदेश है इसको बोला जाता है मध्य प्रदेश की क्या है, ये राजधानी है। भोपाल क्या है, मध्य प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, क्या है, राजधानी, राजधानी जो मध्य प्रदेश की क्या है, राजधानी। जो मध्य प्रदेश में वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री हैं, वो कौन है, शिवराज सिंह चौहान। जो इसको क्या है, झीलों का शहर भी कहा जाता है। तो जो झीलों का जो शहर है किसको कहा जाता है, भोपाल को कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन आपका कहाँ जाता है, ए की तरफ। तो ए ऑप्शन क्या है आपका यहाँ पे सही है। तो दोस्तों हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो भोपाल है, तो भोपाल में जो क्या है, मध्य प्रदेश की राजधानी है, तो आपको पता है। तो यहाँ पे एक जैसी क्या है, दो सुंदर झीलों के कारण क्या है, यहाँ पे जो लोअर लेक और अपर लेक जैसी क्या है, दो सुंदर झीलों के कारण क्या है, भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लें वहाँ पे एग्जाम में कि जो लोअर और अपर जो झीलें वो कहाँ पे पाई जाती हैं, तो कहाँ पे पाई जाती हैं दोस्तों, भोपाल में ही पाई जाती हैं। नेक्स्ट दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और ज़्यादा लोगों में, ताकि क्या हो, मेरा मोटिवेट होता रहे। मैं आपके लिए क्या है, डेली आपके लिए एक वीडियो अवेलेबल करवाऊंगा, ताकि क्या है, जो आपका एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम्स में क्या है, अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। जो पर्यावरण अध्ययन है उसके वीडियो डेली आपके लिए एक वीडियो उपलब्ध करवाऊँगा। तो चलिए बढ़ते हैं टाइम को देखते हुए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा शहर यूरोप को अफ्रीका से क्या है, अलग करता है। निम्न में से कौन सा शहर यूरोप को क्या है, अफ्रीका से अलग करता है। लाल सागर या फिर अरब सागर या फिर काला सागर या फिर भूमध्य सागर। दोस्तों यहाँ पे जो राइट ऑप्शन जाता है आपका भूमध्य सागर। जो भूमध्य सागर है वो क्या है, यूरोप को अफ्रीका से क्या है, अलग करता है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा भूमध्य सागर की। तो जो भूमध्य सागर है वो पृथ्वी का क्या है, एक सागर है जो क्या है, उत्तरी अफ्रीका यूरोप, मतलब क्या है, जो उत्तरी अफ्रीका जो है, उत्तरी अफ्रीका यूरोप, उत्तरी अफ्रीका जो है उसका यूरोप, कहाँ पे, उत्तरी अफ्रीका यूरोप, अनातोलिया तथा मध्य पूर्व के बीच स्थित है। कहाँ, अनातोलिया, अनातोलिया मध्य पूर्व के स्थित बीच क्या है, स्थित है। इसका क्षेत्रफल क्या है, लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है इसका क्षेत्रफल, 25 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है, 25 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है दोस्तों इसका, 25 लाख वर्ग किलोमीटर। और अगर हम बात करें कि जो इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग क्या है, 3/4 है। जो भारत के क्षेत्रफल का क्या है, लगभग 3/4 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन है वो भूमध्य सागर। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि जो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो वहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा 16 सितंबर को या फिर 30 मार्च को या फिर 22 अप्रैल को या फिर 30 मार्च। यहाँ पे दो बार मिस्टेक थोड़ी सी हो गई है, यहाँ पे मार्च की है, अप्रैल, 30 अप्रैल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 30 अप्रैल। तो कब मनाया जाता है दोस्तों, ये मनाया जाता है कि 16 सितंबर को, जो अंतर्राष्ट्रीय O3 मतलब ओजोन दिवस, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। और अगर हम बात कर लें कि ओजोन जो परत है संरक्षण हेतु क्या है, जागरूकता के लिए मनाया जाता है, क्योंकि क्या होती हैं, जो अल्ट्रावायलेट जो रेस होती हैं वो क्या करती हैं, हमारी ओजोन लेयर से टकराते हुए आती हैं, मतलब छन छन के क्या जितनी जो आपकी जो रेस होती हैं वो आती हैं, ताकि हमें क्या है, कोई बीमारी ना हो। तो अगर ये क्या होंगी, अगर क्या है डायरेक्ट आएंगे अल्ट्रावायलेट रेस, अगर ओजोन नहीं होगी तो जो हमें क्या है, यहाँ पे बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। मतलब जो त्वचा बीमारी होती है, ट्यूमर वगैरह होती हैं, ये सारी बीमारियाँ क्या होती हैं, ओजोन लेयर ना होने की वजह से क्या होगा, जो अल्ट्रावायलेट रेस होंगी वो क्या होंगी, हमारे बॉडी को हानि पहुंचाएंगी। ठीक है, तो क्या हुआ था कि 16 सितंबर को क्या है, एक दिन घोषित कर दिया गया था, उसको क्या बोला गया था, ओजोन संरक्षण दिवस या फिर ओजोन दिवस के रूप में जाना जाता है। तो ओजोन जो दिवस है, जो 2016 का जो थीम था वो क्या था, 2016 का ओजोन दिवस का क्या थीम क्या था, इसका जो थीम था वो था आपका ओजोन एंड क्लाइमेट, मतलब रिस्टार्ड बाय अ वर्ल्ड यूनाइटेड, मतलब ओजोन एंड क्लाइमेट। क्या था, ओजोन एंड क्लाइमेट। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा लोगों में, ताकि क्या मेरा मोटिवेट होता रहे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका 16 सितंबर।
दोस्तों जय हिंद। यदि दोस्तों आई एम प्राउड टू, ये लोगो आपको दिख रहा होगा, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, मुझे गर्व है भारतीय होने पर। जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।